Karakoram, a Lahore-based rock band, took the Pakistani music scene by storm in October 2018 with their hard rock tune Tufan. The new album Elane Jung is coming out in January, but what you may not know is that the Karakoram members have previously been on Nescafe Basement and have played session music for the likes of Kaul, Fawad Khan, Misha Shafi, and others. Today, I talked to the band about their musical journey, from their origins, inspirations, up to their time in Nescafe basement and session plays. Let's put Karakoram under the magnifying glass. Assalamu alaikum. How are you Assalamualaikum. guys? We are good. Today we are here Zabardast. with Karakoram, the band, which is Sherry on guitars and vocals, Omer on bass, Anan and Zain on guitars, and Bilawal on drums. So before we get into it, I think it's important, before we learn about Karakoram, the band, we need to take the clock back. I want to know कि आपको origin क्या है ऐसे हुआ म्यूजिक में, what interest का से आया आप सबका? Yeah, नहीं, म्यूजिक में है ही, ये किसी की एक जर्नी है ही नहीं, सबकी फर्क बिल्कुल। एक राउट है, किसी को गालियां पड़ी हैं, कुछ ठीक था। मेरा तो यही था कि मैं ठीक था। was one of those kids जिन्होंने obviously स्टडीज में मेरा कोई इतना सीन नहीं था, ना कभी बचपन से कोई इंटरेस्ट, हमेशा से बड़ा बीच में एवरेज टाइप। लेकिन देयर वाज अ टाइम जहाँ पर 9th 10th के कोई पेपर्स थे, होने वाले थे एग्जाम्स। तो मैं बेसिकली हूँ कराची से, तो कराची में भी सारी फैमिली। मैं अपने मामू के साथ एक दफ़ा एक स्ट्रीट से गुजर रहा था, तो वहाँ पर एक गिटार शॉप थी, तो वहाँ पर वो लटके हुए थे गिटार, बड़ी नॉर्मल सी शॉप थी। और तो मुझे लगा कि वो एक नॉर्मल कोई जिस तरह बंदा सोचता है ना कि यार ये दिला दे मुझे, मैंने मामू से बोला कि मुझे गिटार दिला दे प्लीज। Acoustic, electric? उससे गिटार ही था आई गेस। मैंने बोला भाई आगे चलो, क्या ये चीजें लेने वाली तो बिकॉज वो लगता है ना आपको, जब आप छोटे हो तो आपको पता ही नहीं होता कि वो एक ऐसी चीज है जो कि शायद महंगी भी है और एट द सेम टाइम उसकी एक दिमाग में परसेप्शन भी सेट। हाँ, तो खैर वो वहां से मुझे वो दिमाग में अटक गया गिटार, और ये भी पता था कि मैं खुद ले भी नहीं सकता, दिलाना तो घर वालों को ही पड़ेगा। तो मैंने अपने घर वालों से एक डील की, 10th के एग्जाम्स होने वाले थे, तो मैंने कहा कि जी अगर मेरी ए ग्रेड अगर मेरा आ गया तो आप मुझे वो दिलाएंगे गिटार। तो अब पेरेंट्स थे वो तो दे वर श्योर के ए ग्रेड तो कभी नहीं आना, बिकॉज उससे पहले 9th और 10th का मिला के कोई एक ग्रेड बनता था। मेरे 9th में काफी अजीब नंबर्स थे, कोई इतना अच्छा नहीं, 65 टाइप परसेंटेज थी मेरी, तो मेरा बी कुछ बन रहा था। तो मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, लेकिन खुद ही मुझे समहाउ ग्रेस मार्क्स दे के ए ग्रेड आ गया मेरा 10th स्टैंडर्ड में। तो वहां से मेरा पहला गिटार मुझे उनको दिलाना पड़ा घर वालों को। के बाद पता नहीं क्या क्या किया, मैंने ये भी किया कि मैं ट्यूनिंग करवाने जाता था शॉप पे। इट वाज पॉइंटलेस, क्योंकि मैं बैग में डाल के गिटार लेके जाता था ट्यूनिंग कराने, वापस मैं बाइक पे वापस जब गिटार लेकर आता था घर पे बैग से निकालता था, ट्यूनिंग आउट होती। तो इस तरह की भी चीजें की हैं शुरू में, क्योंकि पता ही नहीं होता था आपको, ना इंटरनेट था उस वक्त। तो मेरा तो फर्स्ट म्यूजिक से अगर कोई या किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेशन वो इस टाइम से शुरू हुआ था। मेरा वो सीन नहीं था कि मैं बचपन से म्यूजिक में या घर में कोई म्यूजिशियन हो, कोई भी नहीं, दूर दूर तक कोई सीन नहीं। मैं एक अलग ही एक राउट लेके। That reminds me, मैंने गिटार खुद लिया था few months को, और आपने शायद सुना वो Xbox पे गेम है Rockstar, it teaches you how to play apparently। तो उसके अंदर like you can डाउनलोड सॉन्ग्स, तो मैंने लेकिन पार्क वगैरह के सारे किए डाउनलोड, ये वो वन स्टेप क्लोजर और नम वगैरह। तो हर सॉन्ग के पहले ये ट्यून द गिटार अगेन, इट वाज अनोइंग। मैंने कहा ये सारा दिन यही होता है गिटारिंग में, ये क्या बकवास। और मैं आप बताएं आपको क्या ऐसे स्टार्ट हुआ? यार मुझे तो याद नहीं किस तरह से स्टार्ट हुआ इनिशियली। तो सीन ये है कि जब मेरी दूसरी या तीसरी सालगिरह थी,
उसमें किसी तरह से मुझे सारे गिफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए। एक छोटा सा गिटार मिल गया, एक पियानो मिल गया, फ्लूट मिल गया, ड्रम्स मिल गए। अब वो मिल गए तो उनसे खेलना भी पड़ता था, मतलब कोई और चॉइस ही नहीं थी, टॉयज ही वही थे। तो अब वो जो सबसे चीज मैंने पहली सीखी थी वो पियानो बजाना सीख लिया था मैंने बड़ी यंग एज से ही। थ्योरी वगैरह नहीं पता थी, लेकिन सुन के मैं मेलोडीज निकाल लिया करता था उसके ऊपर। तो वो जर्नी मेरी चलती रही। अब घर वालों ने भी देखा चलो ये बजा रहा है, खैर है, घर में बजाता रहता है। अच्छा, फिर मैंने जिद करना शुरू की कि अब मुझे असली वाली चीजें चाहिए। तो सिमिलरली शायरी की तरह यही सीख हुआ था, अच्छे ग्रेड ले आओ और मिल जाएगा। तो 9th या 10th का रिजल्ट के बाद फिर मैंने अपना पहला बड़ा पियानो लिया था। उसके बाद फिर मैंने ड्रम किट भी ले ली थी। फिर मैं इतवार बाजार के चक्कर लगाता था कराची में, वहाँ पे नजर आते थे कीबोर्ड वगैरह, क्योंकि कीबोर्ड ही सही बजा रहा होता था मैं, वो खरीद लिया करता था सस्ते सस्ते से, उसमें प्रैक्टिस करता रहता था। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो मेरा बैंड बन गया, और जब मैंने परफॉर्म किया तो अम्मी मेरी क्योंकि थोड़ी रिलीजियस थी, तो उन्होंने आके कहा कि भाई तुम्हें तो ये दिलाया था घर में इस्तेमाल करने के लिए, ये किधर निकल रहे हो अब तुम, ये शोज वोज का कोई सीन नहीं है। घर में बजाओ खाली बैठ के। ये फिर उस पर मेरी बड़ी बहस हुई। फिर और खानदान वालों ने भी इंटरवीन किया, बड़ी मीटिंग्स हुई घर में कि यार चलो करने दो, खानदान का पहला बच्चा है जो म्यूजिक वगैरह कर रहा है। तो अम्मा का मूड वैसे कोई इतना खास नहीं था, खुश नहीं होती थी वो, लेकिन अब सही है। जब उन्होंने देखा है कि यार चलो कुछ कर रहा है, लोग तारीफ करते हैं, खानदान वाले आके जब प्रेस करते हैं ना कि वाह वाह क्या बात है, तो थोड़ा सुकून मिलता है। So you're actually a multi-instrumentalist then. That's very good to have in the band. Yes, kind of. Anand, आप बताएं, how did you start playing the guitar? मुझे शुरू से घर से ही काफ़ी सपोर्ट थी, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो म्यूजिशियन थे, तो वो बजाते हैं कीबोर्ड वगैरह, कीबोर्ड ड्रम्स वगैरह। तो मुझे भी शौक इसी तरह, क्योंकि शुरू से बचपन से मुझे मैं म्यूज़िक ही सुन रहा था। लाइक प्रॉपर सेशंस होते थे, पापा मुझे लेके बैठे होते थे गोदी में, और मुझे पुराने फुल बॉलीवुड, फुल लता और आर.डी. बर्मन के गाने सुनने को पड़ते थे पूरे। तो मेरा शुरू से ये सीन था। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है चर्च गोइंग फैमिली थी, तो चर्चेज में क्वायर वगैरह होते हैं, क्वायर में चले गए, वहाँ पे गाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर गिटार मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था, और मुझे गिटार का ही शौक था क्योंकि शुरू से मैं देखता भी आ रहा था। तो लाइक गिटार से मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए फिर मैंने गिटार शुरू की बजाना। तो चर्च से मेरा असल में गेम ऑन हुई थी, चर्च में प्ले करता था। उसके बाद मैं आया तो कमर्शियल म्यूजिक की तरफ, बिल्कुल ही आते साथ ही एंटी क्राइस्ट म्यूजिक शुरू कर दिया। You were a Christian? Yes. अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो that actually helps in my next question which I was going to ask के influences and inspirations क्या थी, और ये सवाल स्पेशल था गिटारिस्ट के लिए because I feel like आप लोगों का बहुत रिकॉर्ड पे, एल्बम पे बहुत इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि इट्स अ गिटार बेस्ड एल्बम आई थिंक। तो क्रिश्चियन continuing that, तो Christian music को influence था, like one of the few Christian bands I like is Skillet. I think वो काफी अच्छे हैं। तो आपको कोई influence उस साइड से हुआ था from Christian music और Christian rock? एक बैंड है लाइक प्लैनेट शेकर्स हैं, फिर एक बैंड है होज़ाना, वो लाइक उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ मैं म्यूज़िक वाइज। उनके लाइक उनको काफ़ी सुना हुआ है, और उन लाइक काफ़ी इंडल्ज्ड है मेरे थ्योरी में। तो लेकिन ज़्यादातर लाइक इस तरह से लाइक मुझे रॉक मेटल की तरफ से ही इन्फ्लुएंस हूँ मैं ज़्यादा। Which bands? My most favorites are like Slipknot or Alter Bridge. I love Alter Bridge. Okay, favorite is Alter Bridge is my favorite. फिर Slipknot ज़्यादा अगर heavy में चले तो Slipknot। बाकी फिर ब्रायन एडम्स आ जाता है, डेव मैथ्यूज, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो दो Slipknot और Alter Bridge कवर कर लेते हैं सबको। Did you like Walk the Sky? मुझे Walk the Sky इतनी नहीं पसंद आई थी, हालांकि I like Alter Bridge a lot. Walk the Sky बस ठीक है, Walk the Sky बस ठीक है, लेकिन लेकिन वाला नहीं है लेवल उसका।
फोर्ट्रेस और ब्लैकबर्ड वाला नहीं है, वो हम्म। वॉक द स्काई क्या बात बिल्कुल। तो है। शहरी भाई आप बताएं हमें क्या इंस्पिरेशंस और इन्फ्लुएंसेस थे या हैं अभी भी? ये मेरा पूरा मिक्स एक ट्रांजिशन से गुजरता हूँ मैं। शुरू में मैं बहुत हैवी म्यूजिक भी सुनता था, स्लिपनॉट भी सुनता था, इन फ्लेम्स, इस तरह के बैंड, बहुत जो एक्स्ट्रा हैवी जो साइड होती है, मेटल साइड जा चली, वो शुरू में बहुत वो सुने। फिर वो ईमो जो एक फेज आया था उसमें भी बड़े बैंड सुने उसके अंदर, जैसे 30 Seconds to Mars? Lost Prophet, 30 Seconds to Mars, I love 30 Seconds to Mars. I used to anyway. फिर ऑल्टर ब्रिज बहुत सुना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लिंकिन पार्क हमेशा लिस्ट में रहता था, बिकॉज आई फील लिंकिन पार्क इज वन ऑफ दोज बैंड्स जिन्होंने हर टाइम को हुक करके रखा थ्रू आउट। Exactly. आप जब अगर शुरू से म्यूजिक सुन रहे हो तो इस टाइम तक अगर आप सुन रहे हो तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है कि आपने इतने टाइम से एक म्यूजिक कर रहे हो, और खैर सैडली अब नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली वो बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस लिंकिन पार्क रहा है। तो जॉन मेयर भी सुनना है, मतलब बहुत मैं कभी अपने आप Diverse को हो गया। तो क्योंकि बिकॉज आई डील विद प्रोडक्शन एज वेल, तो मुझे इस तरह के गाने और तो सुनना मेरे ख्याल में मेरी ड्यूटी में आ जाता है कि मैं हर किस्म का म्यूजिक सुनूं। इफ आई हैव टू प्रोड्यूस, आई शुडंट कॉर्नर माय सेल्फ। तो कराक्रम में एक चीज ये भी अच्छी है कि वी डोंट लॉक आवरसेल्फ विद दिस, ऑल्दो वी नो कि हम लोग ज्यादा नोन हैवियर साइड की वजह से हैं, लेकिन हम लोग बहुत डाइवर्स म्यूजिक, स्पेशली इन दी एल्बम जो कि हमने जो 6-7 गाने जो एक्स्ट्रा नए जो किए हैं, उसमें बहुत एक स्पेक्ट्रम है, बड़ा एक बहुत डाइवर्स स्पेक्ट्रम है थ्रू आउट द एल्बम। सो वी आर प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल, क्योंकि आई फील हमारे लिए एक टफ बैलेंस होता है हमेशा किसी भी गाने को लेके क्रैक करना कि ना ज़्यादा हम एक बड़े बैलेंस में रहते हैं कि इधर ना जाएं या उधर ना जाएं, बहुत एक बीच का रास्ता लेना पड़ता है। बस हमारी ऑडियंस, हमारे खास तौर पे हमारे जो भी छोटी मोटी फॉलोइंग है वो बहुत कल्ट टाइप हमें वाइब आती है उनसे, वो शिकायतें कर देते हैं हमसे। रास्ता, आई रिमेम्बर द डे व्हेन रास्ता केम इन, बड़े लोग थे जो कि बड़े डिसअपॉइंट हुए थे बिकॉज़ दे वर एक्सपेक्टिंग अ हेवियर सॉन्ग, बट रास्ता इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स जो कि इट ग्रोज ऑन यू, तो वो उसकी भी एक पर फॉलोइंग हो गई। सो इट्स बीन गुड फॉर अस द वे वी वर्किंग, और इट्स अ हेल्दी प्रोसेस से हम गुजार रहे हैं। हाँ, मैंने जब रास्ता पहले सुना, ऑनेस्टली मुझे ड्यूरिंग द सॉन्ग मुझे ख्याल आता है कि जब सॉन्ग एंड हुआ और लाइक तो स्क्रीम्स भी हैं इसके अंदर, लाइक क्लीन टोन्स भी हैं, तो इट्स लाइक अ रियली कूल सॉन्ग। तो हाँ, आई डू अंडरस्टैंड वेयर लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम, जो हैवी लाइक उसका अभी ड्यूरिंग द हराइजन एक और बैंड है, यू वेंट फ्रॉम डेथ कवर टू लाइक पॉप म्यूजिक, तो लेकिन उनकी आखिरी एल्बम देखी है, दे वेंट बैक टू हैवी नाउ। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, जो फेज है ना, मैं इस वक्त मैं ब्रिंग मी द होराइजन के फेज में हूँ। मैं रनिंग कर रहा होता हूँ, जब भी करता हूँ, वो पूरी उनकी एल्बम, सारी एल्बम मैं सुन रहा होता हूँ along the way। मैं बहुत आजकल मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ, नई एल्बम सुन ली है, जबरदस्त है ना। Kingslayer was, I thought, was an epic song. Maybe favorite of the year. The contrast worked so well. I want to go back to Linkin Park. Linkin Park was also one of my favorite bands as well. I actually saw Linkin Park live. I feel very lucky now because obviously Linkin Park का scene ही नहीं है। 2013 में था, and they played a 28 song set over 2 hours, और Chester की आवाज from first song to last song was the same. And they said the set list was, I don't know if you had all Linkin Park albums, लेकिन उनकी set list भी बहुत पसंद आई थी मुझे, सिर्फ Catalyst नहीं था उसमें, तो उसके अलावा set list भी बहुत अच्छी थी। और he started off with Faint and he ended with One Step Closer, and it was about 50k people, इधर ऑस्ट्रेलिया में था। That was a very good कॉन्सर्ट। अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम था। फिर मैं 36 मार्च का टिकट मैंने लिया हुआ था, वो आए हुए थे इधर, लेकिन फिर मेरा यू में एडमिशन हो गया, मैं पाकिस्तान चला गया और 36 मार्च में से मिस हो गया। नाउ आई डोंट लाइक देम एनीमोर मैन, दे भी रिसेंटली ना बहुत पॉपी हो गए। अच्छा, नहीं मैंने भी रिसेंट का कोई नहीं सुना। I used to love them, their old albums, लेकिन not so much anymore। उमर आप पता है आप कौन सी इंस्पिरेशंस थी? और
influences? यार मेरी सबसे ज्यादा जो हैवी इन्फ्लुएंस रहा है लिंकिन पार्क का रहा है, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट ही मैंने म्यूजिक जो सुनना शुरू किया था वेस्टर्न और रॉक, वो लिंकिन पार्क से हुआ था। फिर बड़ी वर्सेटाइल प्लेलिस्ट रही है मेरी, मैं डिस्को फंक टाइप जैज भी सुनना शुरू कर देता हूँ, कभी रैंडमली यूट्यूब पे प्लेलिस्ट लगा के छोड़ देता हूँ। 3 Days Grace सुना है मैंने, पापा रोज बहुत सुना है, ऑल्टर ब्रिज है, Fair enough. इस टाइप के। तो अब लर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स पे वो आते हैं, तो उमर भी आप बताएं, ये सवाल मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत पूछा है, व्हाई स्टार्टेड ऑन द बेस एज अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वो आपने थोड़ा पहले भी बताया, फिर बता दें। तो because bass is considered a very uncool instrument, people don't go for bass, it's either vocals or guitars or drums I've seen. So what about bass, क्या चीज थी आपने bass क्यों उठाया? यार बेस मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे दोस्तों के बैंड थे, तो कभी कभार ऐसे एज अ प्रॉक्सी बेसिस पर उनके साथ बजा लिया करता था। और अपने बैंड के अंदर जो बेसिस बना था, वो आप कह सकते हो एक्सीडेंटली बन गया था, क्योंकि जब जैम पे आए थे तो बेस गिटारिस्ट था नहीं और बेस रखा हुआ था, तो मैं बस बेसिस बन गया उसके बाद। वाह, that reminds me के वो माइल्स के कैनेडी अल्टरब्रिज के यही कहते, उसके कोई इंटरव्यू पढ़ा था कि he was a guitarist but he was trying to find a singer नहीं मिला थी, like मैं सिंगिंग भी सीख लेता हूँ, बस ऐसे ही हो गया। तो वैसे हो जाता है। मैंने कोई नेस्ट कैफे के BTS में देखा था, I don't know सीजन 3 का था, लेकिन जुल्फी भाई ये कोई बोल रहा था बिलावल learned drums like only a year before or something, so मुझे I gathered कि वो तेज ही सीखा था। तो वो क्या सीन है? Was he very fast learner with the drums? हाँ, बिलावल ने बड़ी जल्दी मेरे ख्याल में इसको क्रैश किया था ड्रमिंग को खास तौर, बिकॉज मैं तो थोड़े बाद में आया था उसके साथ, ये लोग मैर वाज देयर बिफोर मी। तो यार जब मैं बिलावल के पास गया था, मोर और लेस कोई 8 महीने या 1 साल पहले उसने किट की थी, और जो मिजराब के ड्रमर है इरफान चार्ली, इनिशियली उन्होंने किट उसको सेट करके बीट सिखाई थी, और फिर उसके बाद ये नूरी का क्रेजी फैन था, गंभी का क्रेजी फैन था, तो अपनी छत पे गाने लगा के बस प्रैक्टिस करता रहता था। गंभी फैन? यस। तो जिस दिन हम पहले दिन मिले थे हम इससे, तो इसने नूरी पूरा पिया हुआ था, तो हमने इसके साथ नूरी के सॉन्ग्स बजाए हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा लर्निंग फेज था मेरा भी, क्योंकि इनिशियली मैंने भी बेस उसी टाइम पे बजाया था, बिलावल को ड्रम्स बजाते हुए थोड़ा टाइम मुझसे ज्यादा हो गया था, तो हम लोग बस कूद गए ड्रीम थिएटर के अंदर, और उनके गाने जो होते हैं वो हम लोग जैम करते रहते थे निकाल के, तो वो एक तरह से हमारी लर्निंग होती थी, प्रैक्टिस होती थी कि चलो आज ये गाना कवर करते हैं, मैं बेस निकाल के ले आऊंगा, तू ड्रम्स निकाल। चलो नाइस। तो शरी भाई आपसे फिर सवाल है, वो माइल्स वाला सवाल है कि व्हाट केम फर्स्ट, वो वोकल्स और गिटार? मेरे केस में भी गिटार्स ही थे, बिकॉज मैं सिर्फ अकूस्टिक गिटार बजा रहा होता था, तो मुझे कोई 1 साल हो गया था, मैंने बहुत देर में बहुत स्लोली अकूस्टिक गिटार को ग्रिप किया था। शुरू में मेरा जो अपना पहला गिटार था वो टूट भी गया था, तो फिर मैं यही करता था कि दोस्तों से लेके और बजाता था, और इंटरनेट से टैब्स देखता था सारा कुछ। तो वो मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं कब गाने गाना शुरू हो गया उस प्रोसेस में। आई नेवर इंटेंडेड टू, कभी सोचा नहीं था कि सिंगर ही बनना है, या कभी इस तरह प्लान नहीं थे कोई। ये पता था कि म्यूजिक करना है, रिगार्डलेस वो गिटार हो, वोकल्स हो, जो भी हो। बट So you were basically a natural? I'm not sure. मतलब आपको एक स्टार्ट से आता था, you practiced or something? I feel मैं बस गाता बजाता रहता था, so naturally practice भी आप सबकॉन्शियसली कर लेते हो ना। मैंने कभी इस तरह नहीं किया कि मैं आज 4 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करूं। I didn't make it that robotic route जहाँ पर मैं इसको रिलीजियसली करूंगा। मेरे लिए म्यूजिक बहुत ज्यादा डीपर चीज है than practicing. Then although it's very important, you have to master your instrument, you have to know
योर लिमिट्स और आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन फॉर मी म्यूजिक इज समथिंग बिगर, इट्स फॉर मी इट्स एक्सप्रेशन। तो मुझे वो गिटार के थ्रू हो या वोकल्स के थ्रू हो, वो मुझे बाद में समझ आई कि मैं लिरिकली या वोकल के थ्रू ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर सकता हूँ बजाय गिटार से। तो वो तब फिर एड ऑन हुई वो चीज़, और फिर टाइम के साथ साथ थोड़ा सा बेहतर भी So होते गया। basically, you wanted to become a more of a complete musician, I guess. हाँ, I just wanted to make music. I never, अभी भी मेरा कोई इस तरह का मिशन नहीं है कि यार मैंने आतिफ असलम की जगह ले लेनी है। 10,000 album sales. So it's never that. It's something bigger. It's something that भले वो it takes time, लेकिन something I love, तो उसके लिए time ही time। तो overdose में कौन था? How did overdose happen? How did you guys meet and how did that translate to going into Nescafe? ये इनिशियली तो जो फर्स्ट लाइन ओवरडोज का था उसके अंदर अभी वाले लाइनअप में से सिर्फ मैं और बिलावल थे। बाकी गिटारिस्ट उसके अंदर शुरू में अनस लुत्फी था जो कि अब तमाशा के साथ बजाता है, और वोकलिस्ट राफे असरार था हमारा। फिर वो लोग चले गए थे और राफे की स्टडीज थी, अनस लुत्फी भी चला गया था। तो उसके बाद फिर शहरी आ गया था बैंड में, और ओवरडोज वाले टाइम में जब शहरी आया था उस वक्त तक शहरी के आने के बाद हमने स्टूडियो बनाया था। उसके बाद फिर बिलावल ने हमारा शायद शहरी खामोशी और अंधेरा रिलीज हो गया था, 2 गाने भी रिलीज कर दिए थे हमने। खामोशी ओवरडोज का एक गाना था पुराना, तो मैं 2 तो सिर्फ गाने अंधेरा ही release कर- सुना हुआ है। शरीफ भाई, you could send me all these links, man. नहीं, अच्छा वो खामोशी नहीं सुना हुआ आप? एल्बम में आ रहा है? नहीं, अच्छा नहीं है। दो सॉन्ग्स जो कि आपके, खैर इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन आई फील अच्छा, कि I वो get बहुत it. बैंड का पहला गाना था। सो वो एक उस तरह की चीज होती है कि आप सोचते हो कि यार ये इसमें ये बेहतर हो सकता है, वो बेहतर। 10 साल हमने बाद शुरू- 10 साल हाँ। बाद की कार्यक्रम अंडरग्राउंड की वो जो डेमो इस एलपी की नहीं आती उसके अंदर बस उसमें शायद जरा- गाने कि गाना। क्या पिछले दिनों में गुल खिलाते हैं। शरी भाई ने जैसे स्टार्ट किया था और बेसुरे हो गए थे ना एवरी सेकंड लाइन। नहीं, वो कुछ और ही मसला है उसके अंदर। प्रोडक्शन वाइज इशू है। नहीं, प्रोडक्शन वाइज नहीं। I don't उसकी understand. वीडियो थोड़ी क्रिंजी सी थी। अच्छा, you actually shot a video. हाँ, रिलीज हो गया था और वीडियो। चलो हमने ये मैं अपनी पूरी कोशिश कर ली YouTube पे देखूंगा, देखते हैं हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तूफान हमने में अपनी और पूरी खामोशी में फर्क क्या है? नहीं, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो इंटरनेट से किस तरह हट जाए, और हम काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहते कि हमने ओह। काफी जगहों से वो वीडियो हटा चुके हैं, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर वो अभी भी है। तो अगर आपने देखी मैं आपको भेज दूंगा। भेज दें जरूर। आपने किसी को दिखानी नहीं है, लेकिन मैं नहीं दिखा था। तो उसके बाद फिर स्टूडियो सेटअप करके बिलावल ने कवर किया था 174 का आफ्टर लाइफ। वो फिर उसने जुल्फी भाई को भेजा था एज एन ऑडिशन, तो उससे वो सेलेक्ट हो गया था बेसमेंट के सीजन 2 के अंदर। फिर उसके बाद वहां जाके उसने अंधेरा दिखाया जुल्फी भाई को, जब अपना उसने वर्क शेयर किया कि मेरा बैंड है और ये, तो वहां से शहरी आया था और जुल्फी भाई ने शहरी को देखा। फिर शहरी का उन्होंने कुछ ऑडिशन टाइप लिया था, इसने यहाँ से कराची से सेंड किया था जुल्फी भाई को। तो सीजन 3 में फिर शहरी चला गया था। फिर सीजन 3 के बाद जुल्फी भाई कराची शो करने आए थे, एक ब्रांडेड शो था, तो उसके लिए उनको बेसिस चाहिए था। तो वहाँ पे मैंने उनके साथ एक सेशन प्ले किया था, तो वहाँ से मेरी मुलाकात जुल्फी भाई से हुई थी। उसके बाद फिर मैं ऑडिशन देने गया था सीजन 4 के लिए, तो सीजन 4 में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो हम इस तरह से ओवरडोज से इधर आ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिलावल की तो फैमिली मूव कर गई थी, फिर शहरी भी इधर ही आ गया, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि प्रोडक्शन में भी जुल्फी भाई के साथ रहता था, तो आधे से ज़्यादा साल इसका लाहौर में गुजरता था, तो ये मूव ही हो गया था इधर। फिर मैं अकेला रह गया था, मैं बोला मैं क्या करूं, मैं भी आ ही जाता हूँ लाहौर। फिर मैं भी आ गया सब छोड़ के। फिर यहाँ पे आके हमारी
मुलाकात जैन से हुई थी, क्योंकि जैन पीरज़ादा जिस स्टूडियो में काम करता था वहाँ बिलावल के बड़े भाई काम करते थे, तो उन्होंने जैन के साथ मिलाया, फिर हमने जैम वगैरह की थी, मज़ा आया था, फिर हमने कहा चलो बैंड बना लेते हैं। जो आनंद, आप बताएं, आप क्यों नहीं नेस्कैफे में ऑडिशन दिया, उस रूट पे क्यों नहीं गए जो ये सारे सब गए थे? यार मैंने एक सीजन में दिया था ऑडिशन। अच्छा, एक दफा मैंने भेजे थे अपने वीडियोस, तो बड़े पर लाइक सीजन 3 में या सीजन 4 में, शायद जिस सीजन में हसन जफर आया था उस सीजन में मैंने भी भेजा I था think it was ऑडिशन, लेकिन 4. पता नहीं जुल्फी भाई तक, हाँ जुल्फी भाई तक पता नहीं वीडियोस पहुंचे थे कि नहीं। फिर एक सीजन में मैंने एक बंदे को कहा था कि मुझे थीम कराओ, लेकिन मैं कहा यार बस पूरे हो गए। तो फिर भी प्लीज आप रोशनी डालें। यार आप मैं क्या भी रोशनी डालूं? तो ये सोल लेकिन- एग्जांपल है इस वक्त के बेसमेंट में कोई भी ऐसे नहीं आ जाता, वो कुछ कोई प्रोसेस है उसका जिसपे प्रोसेस है पूरा। खैर उस तरह से कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन ये है फिर- क्योंकि मैं आते साथ ही सेशन प्लेइंग में काफी घुस गया था। मैं नूरी से स्टार्ट लिया मैंने, फिर उसके बाद और काफी बड़े नाम लाइक जवेद बशीर, फिर ये अली सेठी, इन लोगों के साथ लाइक सेशन प्लेइंग भी कर रहा था, तो इस वजह से फिर उस तरह से कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो वैसे नॉर्मली ऐसे ही है। बेसमेंट का एक इशू तो नहीं, खैर एक प्रॉब्लम ये होता है कि इतना टैलेंट होता है ओवरऑल पूरे हर जगह पूरे पाकिस्तान में, एंड यू हैव 15 सॉन्ग्स जिसके अंदर आपने इन सारों को यूज कर, तो द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेसिकली अ नाइटमेयर। मैं सीजन 4 के बाद से, शायद सीजन 4 थी, आप 3 में भी 4 थे? के प्रोसेस में 3 में था। 3 तो मैं एज ए म्यूजिशियन था ना। 4 के बाद से मैं प्रोडक्शन में गया था, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ दीस ऑडिशन प्रोसेसेस। थोड़ा बहुत समझ आ रही होती थी क्या होता है। इतने लोग, हम लोग ऐसे लोग, और अक्सर ये भी हुआ है कि हमने जैसे 40 लोग सिलेक्ट किए म्यूजिशियंस जिसमें इन्वॉल्व हैं, और ब्रांड या देयर आर कंस्ट्रेंट्स। एक नेस्कैफे वैसे तो बड़ा ब्रांड है, बट इट्स मार्केटिंग स्पेंड इजंट इनफ as compared to Coke or Pepsi or these other giants. Yes. So there's always this budget issue जिसमें in the end सफर आर्टिस्ट करता है कि अच्छा इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, इनमें से आप एक म्यूजिशियन से 2 काम करा दे, Yeah, I hate that. इस तरह वो Art हाँ, so ये compromise हो इस तरह जाती की है। सिचुएशन में बहुत सारे लोग रह जाते हैं, और बट एट द सेम टाइम इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहाँ आप हाईलाइट भी कर सकते हैं म्यूजिशियन। सो ये है माय 2 सेंट ऑन बेसमेंट के थोड़ी लिमिटेशंस हैं। नेस्कैफे पे और मैं बात करते हैं, how was the entire experience working on the songs, शहरी भाई, उमर भाई, on season 3, 4, I think you guys were on 5 as well. ये सीजन नेस्कैफे का मुझे जो डिफरेंट एक सीन लगता है ना, जो कि बाकी शायद समझते हैं या नहीं समझते हैं, कि एक ब्रांडेड एक्टिविटी तो होती है, लेकिन इसका फॉर्मेट बिल्कुल फर्क है। अब नेस्कैफे जो है ना, न्यू आर्टिस्ट के लिए एक कैंप की तरह होता है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आर्टिस्ट आते हैं, साथ मिलके जैम करते हैं गाइडेंस के अंदर। अब इसके अंदर वो वाली चीज़ नहीं होती कि आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो जैसे आप इंटर्नशिप करने जाते हो कहीं पे, तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो वो हिसाब किताब नहीं होता कि जो आपको एक बड़ी सैलरी मिल रही है। स्टाइपेंड एक कम अमाउंट होती है जो इंटर्नीज ले रहे होते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए। तो उसी तरह ये मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर भी मोर और लेस इंटर्नीज टाइप ही काम कर रहे होते हैं, जो एक लीडरशिप के अंदर काम कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला, और साथ मिलके म्यूजिक बना रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एक दूसरे, क्योंकि एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है ना, जो साइनर्जी एक तरह से, क्योंकि जुल्फी भाई उसके अंदर रुकावट कभी नहीं डालते, वो हमेशा एक खुला हाथ दिया हुआ होता है उन्होंने कि अपना इनपुट दो, और सबकी इनपुट वैल्यू रखती है। किसी को ऐसा नहीं होता कि नहीं यार तुम रहने दो, तुम चुप करके बैठो। कोई भी अगर कोई भी आइडिया देता है, वो उस पर डिस्कशन होती है, सबका इनपुट होता है, सबको वैल्यू किया जाता है। तो वो एक ऐसा कैंप की तरह ज़्यादा होता है कि एक कैंप लगा है ऑडिशन के बाद, और सारे म्यूजिशियन आके बैठ के काम कर रहे हैं। उसके बाद जब वो प्रोग्राम निकल के आता है, तो वो अलग तरह से दिख रहा होता है कि चलो एक म्यूजिकल शो है,
लेकिन बिहाइंड द सीन ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता है जो मजा आता है एक तरह से। नेस्कैफे पर ज्यादा टाइम नहीं लगा था, एक दो वो नहीं है, because I think it's important. Nescafe is important to where the brand is now. तो उसका one thing is Nescafe में पहले आप गए थे तो जुल्फी भाई से पहले मुलाकात होती, was that like nerve wracking, या आप लोग बस starstruck थे, या बिल्कुल composed वाला सीन था? यार मेरी तो पैक हो गई थी, मैं बड़ा नर्वस हो गया था। शहरी का नहीं पता क्योंकि यार अच्छा, मैं तो देखता हुआ बड़ा हुआ हाँ, हूं ना, मैं तो फैन भी था कॉल का, ईपी का, टीवी पे देखा हुआ है। और जुल्फी भाई का लेवल I can imagine. उधर था मेरे लिए, और वो एक बंदा सामने आ जाए और बोले चलो बजाओ तो बस सब ब्लैक हो गया था मैं तो। वो सही हो गया था फिर? टाइम लगा था। थोड़ा टाइम लगा था इसको। जब उमैर का पहला सीजन था तो मेरा बिलावल का तीसरा था, मेरा दूसरा सीजन था। सो मेरे फर्स्ट सीजन में मैं तो मुझसे कोई भी पहली बार अगर मिलता है ना तो मैं बहुत रिजर्व होता हूँ। मैं मतलब बहुत इजीली ओपन अप, I'm the आई डोंट same. ओपन अप दैट Yeah. इजीली। बहुत हाँ, बहुत आराम से आई बी इजी विद पीपल। ऐसे नहीं कि आई बिकम रूड और समथिंग, लेकिन मैं इजी रहता हूँ तो बेसमेंट जब पहला सीजन था तो मैं काम से काम रख रहा था। आई वाज जस्ट डूइंग व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू देयर। मैं बैठा हुआ कोने में गिटार बजा रहा, तो आई रिमेम्बर बिलावल ने मुझे बताया था कि जुल्फे ने ना बिलावल तो बड़ा शरीफ है तो बिलावल ने फिर जुल्फे को कहा कि नहीं, आप इसको एक हफ्ता होने दें, फिर आपको समझ आएगी कि क्या सीन है। तो वो ऑब्वियसली बात जुल्फे की भी है कि उनके साथ कुछ एक टाइम के बाद आपका वो जो टेंशन होती है या जो भी आपकी होती खत्म हो जाती है, वो दोस्त बन जाते हैं। तो मेरे केस में भी ऑब्वियसली he's been a friend from that time till right now। और उमैर के केस में भी हमने कोशिश ये की थी कि इसको इजी कराएं, लेकिन वो ऑब्वियसली हर किसी का अपना टाइम होता है, प्रेशर जैसे भी होता है, हर किसी के अपने तरीके होते हैं उसको डील करने के। लेकिन कुछ टाइम के बाद उमैर ठीक हो। अच्छा, नेस्कैफे पे एक और सवाल है जो मैंने लाजमी करना था, क्योंकि नेस्कैफे सीजन 3 था, आई थिंक द सॉन्ग वाज निशान। आई थिंक शरी भाई आपकी परफॉर्मेंस आई रियली एंजॉयड। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी और आपने जवाब भी दिया था, स्टिल रिमेंबर। आई वाज लाइक शरी भाई ने रिप्लाई कर दिया। तो उसका सवाल मेरा ये है कि एंड में जो स्क्रीम है इन निशान में, तो ऑनेस्टली बताए हाउ मच ऑफ इट इज यू, हाउ मच एडिट है उसमें? ये काफी हद तक थी, लेकिन एंड पे इट्स एडिटेड टू अ पॉइंट जहाँ पर वो एक बार, मेरे ख्याल में एक बार शायद रह गया था, या थोड़ा सा एक पॉइंट था जहाँ पर आवाज मेरी टूट गई थी। तो वहाँ उसको एडिट किया है एक पॉइंट तक जाने के लिए, लेकिन समझो 80% ऑफ इट इज द रियल थिंग। That's still good. So length was all you, because that was a very long scream. हाँ, काफी लंबी थी। And that was the time जहाँ पर I was discovering the fact that I could scream. मुझे season 3 से पहले I never did such things, So would you classify that? की recording थी। Would you classify that as a fry scream? It sound like one. वो एक process था, fry तो हो गई थी वो, लेकिन it was immature type एक point था उसका। तो उस वक्त जरा आजकल की जो हमारा जमाना है इसमें हम इफेक्ट्स लगा के कुछ पॉइंट पे ले आते हैं, लेकिन that was the seed जिसके थ्रू मैं जब फिर आगे डिस्कवर किया कि यार हाँ मैं और बेहतर कर सकता हूँ। So it takes time। जाहिर है जब आप पहली चीज जब पता चलती है उस वक्त आप उसके मास्टर नहीं होते, बट डिस्कवरी हो गई थी। Nishan is my favorite song from Nescafe overall. उसके अंदर वो लंबा भी है, बहुत पार्ट्स हैं उसके। तो निशान के बारे में पूछते, तो did that help you in screaming for future, that song? उसका इन्फ्लुएंस था? हाँ बिल्कुल, बिकॉज सीजन 3 की जब रिहर्सल चल रही थी तो निशान से पहले कल नहीं की रिहर्सल थी। तो कल नहीं में एक पॉइंट था जहाँ पर there was a second verse जिसके अंदर हम लोग थोड़े फंसे हुए थे कि मेलोडी we should change। the first verse की मेलोडी जो थी वो हम चेंज करना चाह रहे थे सेकंड में। so we were trying out things। तो उसमें एक पॉइंट था जहाँ पर मैंने वो जो सेकंड वर्स है उसका एक्चुअली वो
ऐसी गा दिया, जब सब इधर उधर घूम रहे होते थे, गा रहे होते थे इस तरह, ये कर ले ये कर ले। तो वो एक, जब वो हुआ तो जुल्फिया ने कहा यार हाँ ये करो, ये तुम क्यों नहीं कर रहे। तो वहां से मुझे समझ आया कि अच्छा इस तरह भी हो सकता है। देन ऑब्वियसली वो कनेक्शन बन गया मेरा कि अच्छा लिंकिन पार्क में भी तो इसी तरह ही होता था, यू नो। फिर मुझे वो समझ आने लगी कि अच्छा ये टेक्निक है, यू नो। तो फिर वहां से जब निशान की रिहर्सल हुई तो ऑब्वियसली हमें समझ आ गई थी कि यार हम ये कर सकते हैं और कोई और करता नहीं, तो इसको यूज करना है इस गाने में खास तौर पे, बिकॉज इट्स रॉक ट्रैक, तो उसके अंदर जरूरी है। तो मुझे याद है हमने एक पॉइंट पे एक स्टूपिड डिसीजन भी था कि हम एंड में स्ट्रीम ऑफ टाइप करेंगे, आप और अल्तमश और हम लोग मिलके। हाँ कैन यू स्क्रीम? तो लेकिन वो नहीं, वो उसके वो हाई एक अलग अप्रोच है ना। हाँ तो वो एक बैटल टाइप करने की कोशिश की थी, लेकिन ऑब्वियसली नहीं किया, वो ट्रैप हो गया आइडिया, जो कि अच्छी बात है। शायद वो निशान तो तुम भी शायद ना सुन रहे होते हो कि क्या है। my favorite ever song from Ness. कल नहीं की बात की थी तो आई वांट टू क्विकली टच ऑन दैट आगे जाने से पहले। कल नहीं की ओपनिंग रिफ, where did that come from? That I think that riff was insane and the first time I heard it blew my mind. मेरे ख्याल में those were the first riff जो कि मैं जब गिटार मुझे थोड़ा बहुत जब मैं इलेक्ट्रिक में डाइव इन किया था तो मैं ऑल्टो ब्रिज और ये चीजें बहुत सुनता था, तो वहां से बहुत इंस्पायर्ड थी वो रिफ। और बस वो एक हमारा प्रोसेस इस तरह का है कि हम लोग हमेशा एक छोटा पीस बना के फिर उसको एक बड़े सॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं। वी शेयर आइडियाज, वी टेक ओपिनियंस एंड वी डोंट टेक दोज ओपिनियंस बाय हार्ट कि जी अगर कोई कह रहा है कि ठीक नहीं है तो हम दिल पे ले लें। हम लोग बहुत एक दूसरे के साथ रिलेटिवली ईजियर हैं विद आवर आइडियाज एंड आवर यू नो प्रोसेस। तो कल नहीं का यही था कि वो रिफ ही थी एक जो कि मैंने अकूस्टिक गिटार पे थोड़ी सी बनाई हुई थी, और वो फिर मुझे याद है तुम गाड़ी में मैं तुम्हें पिक किया था, घर से हम जा रहे थे पिलावल की तरफ, तुमने 3-4 सुनाई थी जिसमें से हमने डिसाइड किया था यार इसके ऊपर काम करते हैं। हाँ बेसिकली बिफोर मेरे ख्याल में जॉइनिंग ओवरडोज आई हैड अ फ्यू सॉन्ग्स डेमोज रिकॉर्डेड इन माय होम। तो वहाँ उसमें ये शायद एक रिफ थी या तो फोन में रिकॉर्डेड थी या वो इस तरह बनी। मैं अक्सर ये करता रहता हूँ, अभी भी अगर मैं बैठा हूँ ना मुझे कोई रिफ या कोई आइडिया आता है तो मैं फोन पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो वो इस तरह बड़ी यूज हो जाती है। आपकी जो इनिशियल स्कीम थी मुझे चेस्टर की रिमाइंड नहीं की थी, वो जैरेड लेटो को आपने सुना है ब्यूटीफुल लाइव वाली एल्बम पे, उसकी फ्राइज की रिमाइंड मी ऑफ दैट। तो एट दैट टाइम आई वाज अ ह्यूज 36 मास फैन। अब तो वो पॉप बैंड हो गए तो खैर ब्रोक माय हार्ट, लेकिन that's what initially reminded me, इसलिए मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद आया तो इसलिए मैंने इंस्टा पोस्ट लगाई थी और आपने जवाब दिया था। खैर लेट्स मूव ऑन फ्रॉम नेस कैफे। आई थिंक अनदर पार्ट ऑफ मेकिंग Karam, I think, correct me if I'm wrong, was the session music you guys played for like Fawad and Call and Misha and stuff. तो Bilawal भाई आप ये शो में हैं, आप बताएं कि how was that experience, how did that come about? मैं आप और शरी भाई को देखता था, आप सेशन म्यूजिक करते थे। Why were you doing session music? मैं हमेशा देखता था, मैंने कहा यार ये talented musicians हैं, इनका अपना बैंड होना चाहिए, ज़्यादा wasting their time. What is going on? यार चक्कर ये है कि सेशन बजाने की ना फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा जो मैं हर चीज की पॉजिटिव साइड देखता हूँ, तो मुझे ये लगता था कि ना बहुत म्यूजिकली थोड़ा बहुत आप इस तरह का ग्रो करते जो आप अकेले बैंड में नहीं करते सेशन प्लेइंग के अंदर। मतलब जैसे अगर मैंने मुस्तफा जाहिद के साथ भी टूर किए हुए बजाया हुआ बहुत ज्यादा, तो अगर मैं उनके म्यूजिक से अगर उस तरह बहुत ज्यादा नहीं अग्री करता क्योंकि मैं रॉक प्लेयर हूँ, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल बजाना पड़ता था। तो लेकिन मैं उसको समझ ले एक मेडिसिन की तरह उसको जब मैं प्ले करता था तो उसके बाद मुझे सीखने को मिली कि जरूरी जो चीजें होती है ना म्यूजिक के अंदर मसाले, तो बेसिकली सेशन से बहुत कुछ ज्यादा हमें काफी कुछ सीखने को मिल गया। तो मैं इसलिए सबको कहता हूँ कि जो भी म्यूजिशियन है म्यूजिक कर रहा हो वो जरूर सेशन भी एक टाइम के लिए जरूर बजाए, क्योंकि आपका लर्निंग आपकी वोकैबुलरी हर चीज के अंदर फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। बट अगर वो टाइम मैनेज कर सके तो अपने बैंड के लिए। तो हमारे साथ यही हुआ था कि हम इतने सेशंस में और इधर उधर लग गए थे टूर्स में कि अपने बैंड को ज्यादा टाइम इस तरह हम दे नहीं पा रहे थे। तो फिर एक वक्त आया कि बस लॉक लगा के शेरी ने फिर सबको बिठाया कि यार ये करना है, सबने कहा हाँ यार ये करना है, तो बस इस तरह से फिर स्टार्ट हो गए। और
एल्बम बन गई अब तो ऑलमोस्ट। तो ये सारा तो सीन शरी भाई आप बताएं, आपका हाउ वाज इट एक्सपीरियंसिंग सेशंस विद ऑल द बिग नेम्स इन पाकिस्तान? ये बहुत अच्छा था। और ऑब्वियसली अलोंग द वे आप म्यूजिशियन से भी दोस्ती करते हो, बड़े नए लोग मिलते हैं आपको, और आप ट्रैवल भी करते हो, तो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और वही बात है कि प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपको प्रोज यही है जो बिलावल ने भी बताया कि आप सीजनड हो जाते हो थोड़े, और आप स्टेज आपके लिए और कंफर्टेबल हो जाता है, आप इजी हो जाते हो। तो मतलब जितने भी क्राउड हो जाए आपको कोई इतना अफेक्ट नहीं करती वो चीज़, बिकॉज आप इतने शोज ऑलरेडी बजा चुके हो बड़े आर्टिस्ट के साथ, तो वो फाइट खत्म हो जाती है। बट द कॉन्स ऑब्वियसली यही होते हैं कि आपको टाइम का पता नहीं चलता, यू नेवर नो। आई 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 मैं सरप्राइज होता था व्हेनेवर ये फेसबुक का जो फीचर है जिसमें आता है लिखा हुआ कि जी आपको इतने साल हो गए हैं बजाते हुए, आपको ये लास्ट ईयर यू वर मेमोरीज हियर। जो आती हैं। हाँ, तो वो फिर आपको अलार्म रेस करती कि यार आप चले, ठीक है, आप ऑब्वियसली इट्स पेइंग योर बिल्स एंड स्टफ, लेकिन डिपेंड्स कि आप किस कैपेसिटी में, अगर आपका अपना कोई म्यूजिक आप बना सकते हो, अपने बैंड का कुछ काम कर रहे हो, तो उसको भी एक टाइम देना बड़ा जरूरी है, वरना फिर वो बहुत सारे सेशन म्यूजिशियंस छोड़ चुके हैं इसी वजह से। आई वुड से उमरान इज द बिगेस्ट एग्जांपल कि मौज वाज सच अ ग्रेट बैंड, आई लव his music and stuff, but he never got to do his own stuff because of the fact that he was so busy in sessions and playing with the other artists. तो ये एक आपके लिए एग्जांपल्स होती है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी म्यूजिशियंस जो कि चाह रहे होते हैं कि वो सेशंस बजाएं बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, तो इट्स ट्रिकी करियर टू बी ऑनेस्ट। इसके शरीफ भी आपके लिए दो हैं। एक तो मीशा के साथ आपने गाना वो था मैं, जो इस पे पेप्सी में आया था, उसके अंदर जो लीड गिटार वर्क था, आई थॉट वाज अमेजिंग। आपका भी इन द अदर गिटार, आई थिंक उनका हस्बैंड है, तो उस पे थोड़ा लाइट पर जाए। और आई थिंक दिलहारे भी आए थे विद गोहर। हाउ डिड यू कम अप विद दोस गिटार लीड्स एंड टोन्स? फॉर मी, मुझे हमेशा एज उस चीज का आई फील होता है वो प्रोडक्शन साइड जो है ना। तो व्हेन यू थिंक एज अ प्रोड्यूसर तो आपको इस तरह के आइडियाज आ जाते हैं, स्पेशली इन गिटार इन अरेंजमेंट्स, तो इन मीशा's केस हमारा बड़ा एक बड़ा ऑर्गेनिक सा प्रोसेस था while we were doing songs। तो जब when I got to know कि पेप्सी के लिए हमने करने गाने, तो हमने रिहर्सल्स ठीक की थी और फ्रॉम स्क्रैच गाने बने थे, लाइक अ बैंड डन। तो उसमें यही था कि सुबह सुबह जैम्स होते थे उसके, और कभी भी कोई भी पार्ट या कोई भी चीज लगती थी कि हाँ ये कुछ बन सकता है, तो उस तरह वो एक मैं भी इसी तरह बना था कि वो रिफ थी, वो जब बजाई तो वो ही इन द एंड इट टर्न आउट टू बी द मेन मेलोडी एज वेल, और वो फिर उसी के ही दैट बिकेम द एंकर ऑफ द सॉन्ग, एंड उसी से फिर आइडियाज आगे बन के वो पूरा गाना। तो गौहर के केस में ऑब्वियसली द सॉन्ग वाज ऑलरेडी आउट, दिलहारे किसने नहीं सुना हुआ, तो इट वाज अ टफ चैलेंज टू चेंज इट अप। not change it completely, but at the same time don't lose the essence of और लोग बोर भी ना लोग कहें तो वही एज इज वही कर दिया, फायदा क्या। So that was a tough। इसमें बिलावल भी साथ था, और भी बड़े मेलविन was there, so सुलेमान और उमैर भी था इनफैक्ट। और तो मैंने आप पूरी टीम वर्क ही था। अक्यूस्टिक आइडिया आपका था? आई सॉ आई लिसन समवेयर कि आपका आइडिया था कि अक्यूस्टिक अरेंजमेंट होनी चाहिए। हाँ, हमारी एक पॉइंट पे हो गई थी, डिस्कशन ही हो रही थी इनफैक्ट। तो गौहर वांटेड टू डू अ न्यू सॉन्ग, बट वी सजेस्टेड कि व्हाई नॉट डू दिलहारे, को दिलहारे उस टाइम के बाद से कभी वापस रिवाइव नहीं हुआ, या कभी अच्छी रिकॉर्डिंग, या एग्जैक्टली सॉन्ग हैज पोटेंशियल। तो वो हमने कन्विंस करना था कि जी लेट्स डू दैट, दिस अनप्लग टाइप परफॉर्मेंस, लाइक जैसे ब्रायर एडम्स के एमटीवी अनप्लग। तो वहां से दैट वो थोड़ी डिबेट हुई कुछ टाइम तक, कुछ लोग एग्री किए, कुछ लोग अगर नहीं नया गाना करते, तो वो उसमें एक वोटिंग प्रोसेस में दिलहारे को ज्यादा वोट मिल गए थे। बिलावल भाई आपसे पूछना है कॉल के बारे में, बिकॉज कॉल का बहुत सालों से वकार भाई के बाद कोई ड्रमर नहीं रहा,
तो यू वर बेसिकली द फिल इन ड्रमर। तो उसके हवाले से दो सवाल। एक तो जिलावतन जो पेप्सी में परफॉर्म 10 मिनट मैराथन सॉन्ग व्हिच वाज सो वाइल्ड, लाइक मैंने आई थिंक 3-4 दफा रीप्ले किया था बिकॉज़ इट वाज सो हेवी, इट वाज सो ह्यूज एंड एपिक। तो हाउ वाज वर्किंग ऑन दैट सॉन्ग? द अदर वन वाज जिंदाबाद जो था, तो that was actually very cool song, very different drum song था। तो who came up with the actual drum parts? Was it you or Zulfi bhai? I'm assuming Zulfi bhai multi talented है, उनको drums भी आते होंगे, या आपसे, या कौन था who made the drum parts? जो जिलावतन था पेप्सी वाला, वो हमने ऑलमोस्ट पूरा ही रिविजिट किया था क्योंकि हमारा नॉर्वे में कॉन्सर्ट था मेला में। तो वहाँ पे बहुत सारा गोरा क्राउड था, तो हमारे जहन में ये भी था कि हम ड्रम एंथम टाइप कोई चीज, ड्रम एंथम नहीं बेसिकली ड्रम जैम करें जिलावतन में। फिर वो आइडिया बनता गया बड़ा हो गया, फिर वो इस तरह का सीन हुआ, तो वो हमने बनाया। फिर हमने उसको पाकिस्तान में भी लाइव बजाया और वो बैटल ऑफ द बैंड उन्हीं दिनों आ गया था, तो हमने बैटल ऑफ द बैंड में भी वही वर्जन कर दिया था, हम लाइव करते हैं। तो जिलावतन का तो उसी तरह है, ज्यादातर ओरिजिनल पार्ट्स हैं गाने में जो थे, बट उनको थोड़ा सा जो बंदा बजाता है वो अपना सिग्नेचर उसमें ले आता है, तो वो थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से अब सुनता तो मुझे लगता है अच्छा मैंने ये चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया। बट कोशिश यही थी कि क्योंकि बैंड को आदत होती है एक जैसे अब कराकरम है, अब यहाँ के जो ड्रम्स बज गए, अगर कोई अगला बंदा उसे बजाएगा ना तो उसे यही कोशिश करनी पड़ेगी कि वो थोड़े सेम पार्ट बजाए, वरना बैंड को ऐसा लगेगा कि कोई नया ही गाना बज रहा है। तो उसी तरह मैं कॉल के लिए कोशिश करता था कि वही पार्ट बजाऊं जिसको बैंड को जिसकी आदत है, लेकिन वो थोड़ा सा होते होते चेंज होके उसके अंदर एग्रेशन बढ़ जाती है कि जुनेद भाई जब चीखते थे तो फिर ऑटोमेटिकली ड्रम्स के ऊपर भी पावर बढ़ती थी, तो वो इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं पार्ट पे। बाकी जो जिंदाबाद था, जिंदाबाद का जो इनिशियल आइडिया था, उसके इनिशियल समझ ले पूरे गाने के जो ड्रम्स थे वो 80% सारा का सारा, मतलब मैं, जुल्फी भाई, सुल्तान और फरहान, हम 4 बंदे और जुनेद भाई, तो इस तरीके से हम लोगों ने उसके सारा पार्ट डन कर लिया था। फिर उसके बाद फिर गंबी भाई आए उसके अंदर, उन्होंने अपने कुछ बैंग्स वाले पार्ट्स डाले, तो इनिशियली वो गाना तकरीबन 80% जो था ना वो रेडी था, 80% से भी ज्यादा मैं कहूँगा वो रेडी था। बस उसके अंदर फिर इस तरह के पार्ट्स डाले हमने कि जब बहुत सारे ड्रमर्स उसको प्ले करें तो वो सब साथ लग के लगे कि यार बहुत इम्पैक्टफुल चीज। तो बेसिकली ये था, बाकी उसकी वर्सेस, कोरसेस एंड सब की बीट्स हमने पहले कर ली थी डिसाइड।